यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी की में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 8 की एनसीईआरटी अपनी कर रहे हैं। साइंस की एनसीईआरटी इसमें हम देख रहे हैं। तो इसमें जो आज हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर 9 तक हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 10 में इसमें जानेंगे कि किशोर अवस्था की ओर, जो आपकी एडोलसेंस होती है। तो एडोलसेंस में होता क्या है, तो जब किशोर अवस्था की ओर आप चलते हो, एडोलसेंस की ओर आप चलते हो, उसके बारे में, यानी जो चैप्टर आज हमारा है एडोलसेंस के ऊपर आपका है कि जब जो हमारी जो एज होती है, यानी किशोर अवस्था की ओर जब हम चलते हो, उसमें क्या क्या जो चेंजेस होते हैं उसकी ओर देखेंगे। यानी उस चैप्टर पूरा आपका जो है एडोलसेंस के ऊपर आपका है। चलिए चैप्टर देखते हैं अपना। देखिए, आज जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है कि किशोर अवस्था की ओर, किशोर अवस्था यानी रीचिंग द एज ऑफ, ये आपका जो चैप्टर, अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसको बोले जाएगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एज ऑफ एडोलसेंस आपका चैप्टर होगा, एडोलसेंस। ये आपका चैप्टर है कि किशोर अवस्था की ओर, जब हम किशोर अवस्था की ओर चलते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में ये चैप्टर आपका पूरा है। तो जब हम, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। अपना पहला जो टॉपिक आता है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो किशोर अवस्था आपकी होती है और यौवन आरंभ, यानी यौवन आरंभ का इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है किशोर अवस्था और यौवन आरंभ, जिसमें एडोलसेंस एंड पुबर्टी आपका है। तो यहाँ पर जो पहला ही टॉपिक हमारा आता है इसमें आएगा एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस के बारे में जानेंगे। और जो पुबर्टी होती है तो पुबर्टी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसमें आता है कि जो बुझो है, वो बुझो का जब 12वां जन्मदिन, जो बुझो है वो कौन सा जन्मदिन अपना मना रहा था, 12वां जन्मदिन मना रहा था। तो बुझो अपना जब 12वां यानी जब उसका 12 साल, यानी 12वां जब वो जन्मदिन मना रहा था, मित्रों के चले जाने के पश्चात, जब जो उसके फ्रेंड आए थे तो बर्थडे विश करने के लिए, जैसे फ्रेंड आपके आते हैं तो उसी तरह बुझो के भी जो मित्र थे, जो फ्रेंड थे, वो आने के बाद, यानी जब वो जा रहे थे तो जाने के बाद जब वो चले गए अब अपने घर, तो उसके पश्चात बुझो और पहेली अपनी माता के साथ बातें करने लगी। जो उनके माता पिता है उनके साथ वे बातचीत करने लगे। तो पहेली जो है वो एक अन्य विद्यालय में पढ़ती थी। जो पहली थी वो एक कन्या विद्यालय जो होता है जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स पढ़ती है, तो वो उस स्कूल की बातें करने लगी। यानी जो पहली थी वो कहाँ पर पढ़ती थी, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। और वह हंसने लगी, वो क्या करने लगी, यानी हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बुझो के कई मित्र जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई। यानी जब उसने टिप्पणी की, जो पहली थी उसने ये टिप्पणी की है, ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो बुझो है, जो बुझो के जो कई मित्र थे जिनसे वो 1 साल के बाद मिली थी, तो 1 साल के बाद मिलने के बाद, यानी पहली बार भी जो पहली जो बुझो था उसके जन्मदिन पर भी आए होंगे, तो पहली बुझो के मित्रों के बारे में, यानी 1 साल के बाद मिलने के बाद उसने देखा कि जो उनकी लंबाई है, यानी जो उनकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा, यानी एकाएक कितनी बढ़ गई होगी। यानी हाइट की बात उसमें की गई है कि हाइट जो है वो बढ़ गई है। तो उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर कार्टून नजर आए थे। तो कुछ की क्या होती, जो मूछें आती है, यानी मूछें आने से वे कैसे लग रहे थे, कार्टून की तरह वो लग रहे थे। तो जब उनकी हाइट बढ़ जाती है तो उनके जो हेयर आने लगे, यानी हेयरी लाइन आने लगी लिप्स के ऊपर, जो वो मूछें आती है, तो उससे क्या वे कार्टून की तरह लग रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए। तो उसकी माँ ने किसको, जो पहली है उसको समझाते हुए बोला कि जो लड़के हैं वो क्या हो गए, बड़े होने लगे, यानी बड़े हो गए हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका कि वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। जो ग्रोथ हमारी होती है, जैसे ही बर्थ होता है तो बर्थ के बाद ही क्या होता है, जो हम ग्रोथ होती है शिशु में यानी बच्चे में, तो वो जन्म के बाद से, यानी जन्म होने से ही क्या होती है, उसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो परंतु अब क्या है कि लेकिन 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद, 10 या 11 वर्ष की आयु, जैसे 10 और 11 साल के आप हो जाते हो, उसके बाद क्या होता है, जो एज आपकी है उसके बाद वृद्धि में एकाएक क्या होती है, तीव्रता आती है, यानी स्पीडली आपकी आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। तो 10 से 11 साल के बाद, जैसे ही आप 10 या 11 साल के होते हैं, उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होती है उसमें एकदम क्या होती है, स्पीडली यानी तीव्रता आ जाती है। और वहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो आपको साफ साफ आपको नजर आ जाएगी।
शरीर में होने वाले परिवर्तन, जैसे जो हमारी बॉडी होती है तो बॉडी में क्या होता है 10 से 11 साल के बाद जो बॉडी है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है। वृद्धि प्रक्रिया का एक ये प्रोसेस होता है, ग्रोथ का एक प्रोसेस होता है। यह इस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत होता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे। तो अब क्या है कि जैसे आप पहले क्या थे, जो 10 से 11 साल के क्या पहले आप जो बच्चे थे, अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। तो जो युवा अवस्था आपकी होती है, एडोलसेंस जो है, तो उसकी ओर आप क्या बढ़ा रहे हो, कदम अपना बढ़ा रहे हो। तो यानी ये आपकी है कि युवा अवस्था की ओर अब आप कदम बढ़ा रहे हो, यानी आप एक जो आपका जो स्टेप है वो किसकी तरफ बढ़ने लगा, एडल्ट की ओर आपका बढ़ने लगा कि आप बड़े हो रहे हो, एडल्ट आप हो रहे हो। नेक्स्ट आता है अगला, इसमें जो क्वेश्चन बना कि शरीर में जो हमारी बॉडी में होने वाले इस परिवर्तन को अवधि कब तक रहती है। जो हमारी बॉडी होती है तो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस आने का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, वो कब तक का रहता है। तो ड्यूरेशन जो है, जो परिवर्तन हमारी बॉडी में आया वो कितने टाइम तक आपका चलता है। जैसे हमने जो एडल्ट हमने जाना कि 10 से 11 साल के बाद हमारी बॉडी में चेंज आता है, तो वो चेंजेस जो होता है वो कितनी एज तक आपका रहता है, कितनी एज तक हमारी जो शरीर होता है, जो बॉडी है, उसमें ग्रोथ होती रहती है और जो चेंजेस हम देखने को मिलते हैं। तो कितनी वो एज है, उसका ड्यूरेशन पूछा गया, उसका टाइम पीरियड पूछा गया है कि कितने समय तक ये आपका रहता है। पहला पॉइंट है कि जीवन का यह ऐसा अजीब काल है। तो जीवन का एक ऐसा एक नेचुरल प्रोसेस आपका होता है। ये जो ग्रोइंग है ये किसका, जो आपका जो ये स्ट्रेंथ पीरियड आपका होता है, ये क्या होता है, इसमें आपका अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते हो ना ही बड़े। तो जो जीवन का ये आपका स्ट्रेंथ पीरियड होता है, इसमें ना तो आप बच्चे ही हो सकते हैं, यानी ना तो आपको इसमें बच्चा ही बोल सकते हैं और ना ही इसमें आप बड़े, यानी ये आपकी मिडिल एज आपकी होती है। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। तो इसमें पूछा गया है कि जो मैं इसे जानने के लिए क्या हूँ, जिज्ञासा हूँ, वंडर हूँ किसमें कि जो ये पीरियड होता है, जो हमने देखा कि ना तो इस अवस्था में इसको बच्चे ही बोल सकते हैं और ना ही इसमें ये आपका बड़ा होता है। तो जो ये अवस्था आपने देखी बाल्यकाल और युवावस्था के मध्य की मिडिल एज जो आपकी होती है, इसका कोई जो है ड्यूरेशन जो होता है, इसका कोई स्पेशली नाम भी आपका होता है। तो स्पेशली नाम की इसमें बात की गई है, तो इसे एडोलसेंस आपका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडोलसेंस आपका बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट, आगे इसका आंसर मिलेगा आपका कि किशोर अवस्था। तो जो एडोलसेंस होती है, किशोर अवस्था होती है, तो ये कहाँ से 11 से लेके एडोलसेंस आपकी जो होती है 11 से लेके 18 साल तक आपकी होते हैं। ये ऑलरेडी आपने सीडीपी जब आप कवर कर रहे होगे, सीडीपी आपने पढ़ी होगी, तो सीडीपी में एडोलसेंस ये आपका सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी बताई जाती है कि जो 3-4 अवस्था जो आपकी होते हैं, चारों अवस्था की वहाँ पर आपकी बात की जाती है। तो 11 से 18 जो एज होती है ये हमारी एडोलसेंस की होती है, किशोर अवस्था की होती है, जिसमें हमारी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ है, ये कैसा प्रोसेस है, नेचुरल आपका है। तो ग्रोइंग जो होती है, जो वृद्धि होती है, ये नेचुरल प्रोसेस आपका होता है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था या एडोलसेंस आपकी कहलाती है। तो जो ग्रोइंग होता है ये आपका नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये पीरियड जो होता है, जो ये पीरियड आपका चलता है, ये पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें जो आपकी बॉडी में चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं और किसमें जो आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है वो आपकी आती है। तो परिणाम स्वरूप इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव आपका है, जो जनन होता है, तो जनन परिपक्वता यहाँ पर आ जाती है और यही अवस्था जो यही एज आपकी होती है क्या कहलाती है, एडोलसेंस आपकी कहलाते हैं, किशोर अवस्था कहलाती है। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। जो एडोलसेंस होती है ये आपकी जो स्टार्टिंग होती है, अप्रोक्स आप मान सकते हो कि जो 11 वर्ष यानी 11वीं साल जब आपकी होती है तब ये आपकी स्टार्ट होती है और उसके साथ साथ ये आपका जो खत्म होती है, ये जो आयु हो तक रहते हैं 18 या 19 साल तक आपकी रहती है। तो 18 या 19 ईयर्स तक ये आपकी रहती है एडोलसेंस, जो किशोर अवस्था होती है जिसमें आपकी जो बॉडी में ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम ब्रीफ में आगे एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। आगे आपको धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब आती है टीनेजर्स। जो टीनेजर्स होती है कि टीनेजर्स है क्या, अब हम बात करेंगे कि टीनेजर्स है क्या। तो टीनेजर्स जो होती है, सबसे पहला पॉइंट आता है टीनेजर्स का
कि तो जो टीनेजर्स आपके होते हैं, जैसे आपने एडोलसेंस देख ली, एडोलसेंस जो आपकी थी 11 से 18 या 19 वर्ष तक आपकी रहती है। तो टीनेजर्स की इसमें बात की गई है, जो टीनेजर्स होते हैं वो कितने पीरियड तक आपका रहता है, तो ये कौन से पीरियड को आपका कवर करता है। तो ये जो टीनेजर्स होती है ये आपकी होगी 13 साल से लेके 18 या 19 साल तक आपकी रहती है। तो यह जो अवधि होती है जो टीनेजर्स वाली है, यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के जो अंग्रेजी वर्ड आपका है, तो अंग्रेजी के लीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। तो अंग्रेजी ये क्यों जो ये अवधि होती है ये जो है ये अंग्रेजी के लेंस से आपके ली गई है, और ये 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक आपकी रहती है, यानी 13 से 18 या फिर 19 वर्ष की आयु तक ये आपकी रहेगी। 19 वर्ष की आयु तक ये रहती है। किशोर आयु तक आपके होते हैं। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। जो किशोर होते हैं यानी जो एडल्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, टीनेजर्स भी हम बोलते हैं। तो अगर टीनेजर्स आपका बोला जाता है तो वहाँ पर आप किशोर यानी किशोरों को ही टीनेजर्स आपका बोला जाता है। अब है कि लड़कियों में यह अवस्था, जो लड़कियां होती है जो गर्ल्स है, तो लड़कियों में ये जो अवस्था होती है वो लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो जो लड़की है वो लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती है। तो लड़कियों में जो ये ड्यूरेशन आपका है, जो ये स्टेज आती है, वो लड़कों से 1 या 2 साल पहले ही आ जाती है। किशोर अवस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। जो किशोर अवस्था होती है, जो एडोलसेंस होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो हर व्यक्ति का, हर पर्सन का डिफरेंट आपका होता है, भिन्न भिन्न आपका होगा। किशोर अवस्था के दौरान क्या होता है, जब किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंस होती है, उसके दौरान जो मनुष्य होता है, जो मानव है, उसके शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। तो उसकी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस आप देखते हो, यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत है। जो ये परिवर्तन होता है ये किसका संकेत होता है, यौवन आरंभ का, ये आपका संकेत आपका होता है। यानी ये जो संकेत दे रहा है एडोलसेंस का आपका संकेत देता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो इसमें चेंजेस आता है वो है कि लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। तो यहाँ पर जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किसका होता है, जो गर्ल्स होते हैं, जो बॉयज़ होता है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव आपका पार्ट होता है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, यानी उसकी जो क्वान्टिटी क्षमता का इसमें यहाँ पर आपका डेवलपमेंट होता है। अब है आपका अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैच्योरिटी जो होती है वो आपकी आने स्टार्ट हो जाती है, उसका विकास हो जाता है पूरी तरह। किशोर की जनन परिपक्वता, जो किशोर होता है उसकी जनन परिपक्वता के साथ यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। जैसे ही किशोर की जो जनन परिपक्वता के साथ ही जो यौवन आरंभ होता है जो आपने, तो वो भी क्या हो जाता है, समाप्त आपका हो जाता है। वो क्या हो जाता है, समाप्त आपका हो जाता है। तो एडोलसेंट के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वो आपकी के साथ साथ क्या होता है, एडोलसेंस आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट, जो पहली यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पहली क्या पूछ रही है कि पहली और बुझो को एहसास होता है। तो पहली और जो बुझो है उसको रियलाइज होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोर अवस्था के लक्षण है। तो जो पहली थी जिसने क्वेश्चन पूछा था कि जो कार्टून की तरह लग रहे थे, यानी 1 साल बाद जब उसने अपने जो बुझो थे उसके जो मित्र को देखा था, तो उसके जो दोस्त थे, उसके फ्रेंड थे, उनको दाढ़ी मूंछ आ रही थी, तो वह कार्टून की तरह लग रहा था। तो पहली और बुझो को अभी रियलाइज हो गया था कि लंबाई जो हमारी हाइट होती है उसमें एकाएक क्या होता है, वृद्धि होती है, जिसमें लड़कों को हल्की दाढ़ी मूंछ का आना किशोर अवस्था का लक्षण होता है, एडोलसेंस का आपका सिम्टम होता है। ये यौवन आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। अब क्या जो पहली और बुझो थी तो अब वो जानना चाहते हैं जो पुबर्टी होती है, यानी जो पुबर्टी है, यौवन आरंभ है, उसके बारे में, यानी जो परिवर्तन आते हैं, जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में अब वो जिज्ञासा है उनके अंदर कि अब आगे क्या होगा, यानी उन सभी के बारे में, वो पुबर्टी के बारे में अब आगे की बात जानने चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं। अब है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट आता है यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। जो यौवन आरंभ होता है, जो पुबर्टी में चेंजेस होते हैं। अब हम बात आती है कि चेंजेस एट पुबर्टी, चेंजेस एट पुबर्टी, चेंजेस एट पुबर्टी। तो लंबाई में वृद्धि, जो लंबाई यानी इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। तो अब आती है इंक्रीज इन हाइट की बात। तो
चेंजेस एट पुबर्टी की इसमें बात की गई है। तो इसमें जो यौवन आरंभ में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, लंबाई में वृद्धि, यानी जब हमारी जो हाइट होती है वो बढ़ती है, उसमें बात करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन होता है। क्या होता है, जैसे जो हमारी वृद्धि होती है, यानी जो ग्रोथ हमारी होती है, जो हाइट हमारी बढ़ती है, तो हाइट के ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है, जो पुबर्टी होता है, तो पुबर्टी के समय पर, पुबर्टी के दौरान पर सबसे अधिक जो दृष्टिगोचर या हमारा परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है। जैसे ही हाइट बढ़ती है तो ये क्या है, हमारा जो पुबर्टी की ओर पे है, यानी पुबर्टी यानी यौवन आरंभ में होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो आपका है कि सबसे पहले लंबाई आपकी बढ़ेगी। इस समय शरीर की जो लंबी अस्थियों की, अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियां, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर जो हमारी लंबी अस्थियां होती है, जो इस समय क्या होता है, जो शरीर की लंबी अस्थियां होती है, जो शरीर हमारा होता है, तो इसमें जो बोन्स होती है, यानी बॉडी में जो बोन्स होते हैं, तो लॉन्ग बोन्स आपके होते हैं। तो इसमें हाथ और पैरों में जो लंबी अस्थियां होती है, लॉन्ग बोन्स होते हैं, जो हमारे कहाँ पर हाथ और पैरों में होती है, तो वहाँ पर जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उनकी लंबाई, जो इनकी जो हाइट होगी वो वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, और व्यक्ति कैसा हो जाता है, लंबा आपका हो जाता है। तो व्यक्ति जो होता है हाइट में उसके इंक्रीज हो जाएगा। अब आता है अगला पॉइंट की जो चार्ट है उसमें लड़के एवं लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। तो औसत दर जो है, अब हम नीचे जो पिक्चर देखेंगे वहाँ पर आप देखना, जो टेबल आपकी बनी है कि जो चार्ट आपका है, तो उसमें जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनकी जो एज है उसके साथ जो लंबाई होती है, जो ग्रोथ हाइट आपकी बढ़ती है, तो उसमें ग्रोथ की जो एवरेज जो रेट होता है वो आपका दिया गया है, तो वो रिप्रेजेंट किया गया। चलिए अब उस पिक्चर को देखते हैं। इसमें अब आता है अगला पॉइंट, इसमें तो कॉलम, ये आपका जो पिक्चर है, पहले ये पिक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो आयु है यानी वर्षों में आपकी दी गई है, एज इन ईयर्स, जो आपकी ईयर्स है यानी सालों की आपकी दी गई है। ये पूर्ण लंबाई का परसेंटेज आपका है, ये बॉयज़ का है और ये आपका गर्ल्स का है, यानी लड़के और लड़कियाँ का आपका दिया गया है। तो जो 8 साल आपका होता है, यानी जैसे आप 8 साल के होते हैं तो इसमें लड़के में कितना चेंजेस, जो लड़के यानी पूर्ण लंबाई का परसेंटेज, लड़के की कितनी 72% होती है, लेकिन लड़कियां जो होते हैं वो 77% आपकी है। या फिर 9 साल का जैसे ही होता है तो लड़के 75% होता है और लड़कियां जो होते हैं वो 81% आपका है। और 10 साल के जैसे ही होते हैं तो इसमें 78% आपका हो जाता है और लड़कियां 84 आपकी रहती है। अब है 11 साल में तो 81% आपका होता है और जो लड़कियां होगी वो 88% आपका होगा। नेक्स्ट आता है 12 साल में, यानी 12 साल में आपका क्या होता है, 84% लड़के रहेंगे और 91% आपका लड़कियां होती है। 13 साल में 88% लड़के हो जाएंगे और 95 की जैसे एज आपकी आती है, यानी जो लड़कियां होगी वो 95% आपकी हो जाती है। और जो 14 साल की, यानी ये आपका रेशो दिया गया है कि कौन से साल में कितना, यानी लड़का कितना ग्रो करता है और लड़कियां कितनी आपकी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर आप सारे रेशो में देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के कंपेयर में क्या करती है, जो लड़कियां होती है वो ज़्यादा ग्रो आपकी करती है। इसी तरह आपका 15वें साल में है तो फिर आप यहाँ पर आपको देखिए कि 16 साल में लड़के जो होते हैं वो 98% आपके ग्रो करते हैं, लड़कियाँ जो होते हैं वो 99.5 आपकी करती है। और जो 17 साल आती है इसमें लड़के 99 होते हैं और जो लड़कियाँ होते हैं वो 100% अपना कर लेती है। अब है 18 साल में क्या होता है, दोनों 100% आपके होते हैं। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इससे पहले जो हमारे पॉइंट रह गए हैं वे पॉइंट हम करेंगे, यानी टेबल हमने देख ली। अब आपका जैसे आपने सेकंड और थर्ड आपने कॉलम देखी जिसमें लड़के और लड़कियां आपको दिया गया था, तो इसमें से किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में, यानी जो परसेंटेज होते हैं उसमें रिप्रेजेंट किया गया है, जो किसी आयु पर पहुंचने पर होते हैं। जब हम कोई सी एज पर, यानी 10 के हो गए, 11 के हो गए, तो उस तरह आपका दिया गया है। आयु को कॉलम फर्स्ट में दर्शाया गया है, जो एज है वो आपकी कॉलम फर्स्ट में दर्शाई गई थी। उदाहरण है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। अब है अगला पॉइंट, यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र है जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का आपको अनुमान लगाना है। अब देखते हैं जो फॉर्मूला हमारा बना है।
फॉर्मूला था कि पूर्ण लंबाई के लिए गणना यानी सेंटीमीटर में, यानी जो हमारी पूरी जो हाइट होती है, फुल हाइट जो हमारी होती है उसका कैलकुलेशन किसमें, सेंटीमीटर में आपका दिया गया है। जैसे वर्तमान जो लंबाई है यानी प्रेजेंट हाइट जो हमारी होती है वो हमें सेंटीमीटर में लेनी है। उसके बाद अपोन में हमें रखना है कि वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का जो परसेंटेज होता है मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जो चार्ट में यानी चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया गया कि किस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप निकाल सकते हैं कि एक लड़का है जिसकी आयु कितनी है, 9 वर्ष है तथा लंबाई उसकी 120 सेंटीमीटर है। तो वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो 120 जो आपका लंबाई दी गई है कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, वो हमने ऊपर रख ली। इसके बाद आपका है तो 9 वर्ष, तो 9 वर्ष में जो चार्ट में आपका दिया गया 9 वर्ष में लड़के की कितनी होती है, 75% आपकी होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसका सोल्व करने के बाद कितना आता है, 160 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो अगर आपको हाइट निकालनी है तो आप इस तरह आप निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, यानी अब एक जो आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रियाकलाप आपने देखा, तो क्रियाकलाप में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक आपको ग्राफ बनाना है। जो ग्राफ होता है, जैसे आपने जो ग्राफ होता है जब 9th 10th में भी आपने बनाया होगा, ग्राफ आपका होता है जो ग्रीन कलर का आपका होता है। तो इसको आयु को एक्स एक्स, जो आयु है उसको आपको एक्स एक्स आपको लेना है, इस तरह आपको लाइन लेनी है। और लंबाई में वृद्धि का जो प्रतिशत है वो वाई एक्स आपको लेना है, ये वाई एक्स आपका हो जाएगा। अपनी आयु को ग्राफ पर, जो ग्राफ होता है उस पर विशिष्ट रूप से आपको चिन्हित करना है। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका आपको पता लगाना है। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ के जो ग्राफ आप बनाते हैं उसका कंपेयर इस ग्राफ से कर सकते हैं। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, कौन सा ग्राफ है, चलिए देखते हैं किस तरह आपका जो ग्राफ होता है। चलिए अब इसमें आता है आपका, ये आपकी जो एज है इसमें यहाँ पर आपका दिया गया है जो ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी 8 साल से हमारा जो टेबल थी वो स्टार्ट थी, 8 से लेकर 18 तक हमने ले ली। ये आपकी होगी एज, यानी आयु हमने ले ली कि किस साल में, तो वर्ष में हमने ले ली। इसके ऊपर आपका जो है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यानी ये आपका लिया है परसेंटेज जो आपकी होती है, तो परसेंटेज हमने ले ली हाइट की। अब चलते हैं इसको निकालने के लिए, यानी जो पूर्ण लंबाई का प्रतिशत होता है, पूरी लंबाई का जो प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो रेशियो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज आपका कर रहा है, इंक्रीज यहाँ पर कर रहा है। तो ये जो ग्रीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पिंक वाली लाइन होती है ये किसकी है, लड़के के लिए आपकी है, और जो गर्ल्स वाली है ये ब्लू आपकी है। तो लड़की के लिए ये वाली लाइन आपकी ली गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ग्राफ जो है इसमें क्या दे रहा है, हाइट आपकी दिखा रहा है, यानी हाइट किस तरह आपकी ग्रो करती है। तो इस हाइट की से आप अपनी जो एज है उसका ग्राफ आप बना के वो निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर। पहला पॉइंट आता है कि प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है। जो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, जो लड़कियां होती है वो लड़कों की अपेक्षा क्या होती है, फास्टर, यानी ग्रो करती है फास्ट एज कंपेयर टू बॉयज। तो परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनं अपने अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे ये 18 वर्ष के हुए होते हैं तो दोनों की जो अधिकतम जो लंबाई होती है वो आपकी सेम हो जाती है। तो लंबाई जो हो गया 18 वर्ष तक दोनों का क्या हो जाता है, सेम आपकी हाइट हो जाती है उसी, यानी जितनी उनको हाइट मतलब बढ़नी होती है उतनी आपकी 18 एज तक बढ़ जाती है। अलग अलग व्यक्तियों की जो लंबाई है वो वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे जैसे डिफरेंट जो पर्सन होता है उनकी हाइट में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट भी आपका डिफरेंट होता है। कुछ यौवन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं, कुछ क्या है जो यौवन आरंभ आपका होता है तो यौवन आरंभ में वो क्या करते हैं, तीव्र गति से आपके बढ़ते हैं, तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है। और बाद में क्या होता है, जो एक गति होती है, जो एक मोमेंट होता है ये स्लो आपका हो जाता है। जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है धीरे धीरे ये वृद्धि करते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। इसमें जो क्वेश्चन आपका बना अब कि मैं चिंतित हूँ यद्यपि मैं लंबी हो गई परंतु शरीर की तुलना में, यानी जब मेरी बॉडी है उसके कंपेयर में जो मेरा फेस है वो क्या है, छोटा है।
तो जो इसमें क्वेश्चन आपका बना कि मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी तो हो गई लेकिन मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग जो मेरा फेस है वो छोटा आपका है। तो पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो पहली है उसको वरी यानी चिंतित होने के लिए कोई भी आपकी जो आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते, यानी जो बॉडी हमारी है उसके जितने भी ऑर्गन होते हैं वो समान दर से आपका वृद्धि नहीं करते, ग्रोथ आपका नहीं करते। कभी कभी किशोर कभी कभी क्या होता है, जो किशोर होता है तो एडोलसेंट जो होता है उसके हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं। तो जो हाथ और पैर होते हैं वो बॉडी के जो हमारे अलग ऑर्गन होते हैं तो दूसरे ऑर्गन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं वो बड़े हमारे दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। तो इसके बाद क्या है, यानी जल्दी क्या होता है, यानी धीरे धीरे करके जो हमारा शरीर होता है, जो बॉडी होता है, तो जितने और पार्ट हमारे होते हैं यानी सारे जो पार्ट हो गए वो सारे के सारे वृद्धि कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे, और जो बॉडी का रेशो होता है उसको बैलेंस कर लेते हैं। बॉडी रेशो को क्या कर लेते हैं, जो हमारा शारीरिक है यानी बॉडी अनुपात जो होता है उसको संतुलित कर देते हैं, और जो हमारा शरीर होता है वो कैसा हो जाता है, सुडौल हो जाता है। तो शरीर कैसा होता है, सुडौल हो जाता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर कि किसी व्यक्ति की लंबाई जो होती है, किसी व्यक्ति जो होता है उसकी लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। तो जो व्यक्ति होता है उसकी जो लंबाई होती है, जो हाइट होती है, उसका जो फैमिली में यानी कोई ना कोई जो मेंबर होता है उसके लगभग समान रहती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो लंबाई होती है, जो हाइट होती है, वो जो पेरेंट्स होते हैं यानी माता पिता होते हैं उससे प्राप्त जो हमें जीन होता है उस पर वो डिपेंड करता है। तो जीन क्या करता है, ये जीन पर ही आपका डिपेंड रहता है हाइट। तो हाइट किस पर डिपेंड करता है, जीन पर आपकी डिपेंड करती है। परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। लेकिन क्या होता है, जब वृद्धि चाहिए यानी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए उचित प्रकार का जो संतुलित आहार होता है वो भी जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। यानी जो किशोर होता है, जो एडोल होता है, तो एडोल को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो एडोलसेंट को जो न्यूट्रिशन होते हैं, किस किस चीज़ की उसको नीड रहती है, वो सभी हम जो आगे इस चैप्टर में अपना डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है जिनसे न्यूट्रिएंट मिलता है एडोलसेंट में हमें चाहिए। अब चलते हैं, अगला पॉइंट है कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन, जो हमारा फिजिकली जो शेप होते हैं उसमें जो चेंजेस होता है, यानी जो हमारी बॉडी में चेंज होता है वो क्या क्या आपका होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि क्या आपने ध्यान दिया है कि आपके कक्षा के छात्रों के जो कंधे हैं, जो कंधे होते हैं, जो शोल्डर होते हैं या फिर जो सीना है, निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक चौड़े होते हैं, अधिक क्या होते हैं, चौड़े आपके होते हैं। पहला इसमें पॉइंट है। इसका जो कारण होता है, इसका रीजन क्या है कि वे यौवन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। तो वे कौन सा, यानी वे जो यौवन आरंभ होता है उसमें वो प्रवेश कर चुके हैं, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका, यानी पुबर्टी में वे आपका एंटर कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के कारण जो कंधे होते हैं, जो शोल्डर हमारे होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। तो लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा होता है, लेकिन जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, उनमें क्या होता है, जो कमर का निचला हिस्सा होता है तो निचला भाग वहाँ से क्या हो जाता है, चौड़ा आपका होता है, वाइडर हो जाता है वेस्ट का। अब है वृद्धि के कारण यानी ग्रोथ के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देता है। तो जो बॉयज होता है उसमें जो मसल्स आपकी होती है, तो मसल जो होगी यानी पेशियां जो होती है, तो मसल्स क्या करते हैं, बॉडी की ग्रो करती है मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स, यानी वो ज़्यादा ग्रो करते हैं किसके कंपेयर में, गर्ल्स के कंपेयर में। अब आता है नेक्स्ट आपका कि अतः किशोर अवस्था के दौरान, जब किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंट होती है, उसके दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट आपके होते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में जो एडोलसेंट में जो चेंजेस हो गए दोनों अलग अलग आपके होते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें स्वर में परिवर्तन। सबसे पहले क्या आता है, जो स्वर हमारा होता है, जो वॉइस होती है, तो वॉइस में चेंज आना शुरू हो जाता है।
तो वॉइस क्या होती है, चेंज आपका हो जाती है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे बनता है, क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। तो आपने ये ध्यान दिया होगा जब आप जो स्कूल टाइम की इसमें बात की गई है, जब एडोलसेंट के साथ आप बढ़ते हो, यानी उस एज में आप एंटर करते हो 11 साल में, 11वीं साल में, तब क्या होता है, यानी कुछ जो लड़के होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, फटना शुरू हो जाते हैं, यानी आवाज़ जो होती है वो फटने की तरह आपकी लगती है। तो यानी क्रैक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, फटने लगती है। तो कैसे, यानी जब जब यौवन आराम आपका होता है, यानी पुबर्टी में जो स्वर होता है, जो वॉइस होते हैं, फिर जो लैरिंग्स होता है, उसमें वृद्धि का प्रारंभ होता है। तो उसमें जो ग्रोथ हो रही है, यानी वृद्धि की स्टार्टिंग होती है, ग्रोथ यानी वृद्धि की तरफ वो बढ़ रहा है। तो लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। तो लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है, जो वॉइस होता है, तो वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है, इसमें जो वॉइस बॉक्स होता है वो कैसा हो जाता है, लार्जर आपका हो जाता है, यानी वो डेवलप होता है, बढ़ जाता है, यानी अपेक्षाकृत वो लार्जर होता है, बढ़ जाता है, डेवलपमेंट उसमें हो जाता है। तो लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं उनका जो स्वर यंत्र यानी जो वॉइस बॉक्स होता है, वो गले का जो गला आपका होता है, तो गले के सामने की ओर क्या होता है, उभरा हुआ आपने देखा होगा, यानी ये आपका जो गला होता है, तो यहाँ क्या पॉइंट होता है, ये आपका जो उभरा हुआ जो पार्ट आपको दिखता है, तो उभरा हुआ जो पार्ट होता है ये आपका उभरना शुरू हो जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल कंटमनी कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कंटमनी आपका बोला जाता है। तो एडम्स एप्पल आपका बोला जाता है, या फिर आप इसको कंटमनी कह सकते हैं, क्या होता है, कंटमनी आपका होता है। अब है अगला पॉइंट कि लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, उसमें जो वॉइस बॉक्स होता है वो कैसा होता है, छोटा आपका होता है, स्मॉल होता है, अतः बाहर से सामान्यता दिखाई नहीं देता। और जो बाहर से, यानी जैसे लड़कों में हम बाहर से ही देख जाता है, लेकिन लड़कियों में ये बाहर से नहीं दिखाई देता। तो अब है सामान्यता, यानी जनरली क्या होता है, लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो लड़कियों का जो स्वर होता है वो कैसा होता है, हार्डली विजिबल आपका होता है, ये कैसा होता है, विजिबल आपका होता है। और इसमें जो लड़कियों का जो स्वर है वो आपका उच्च तारत होता है, उच्च तारत यानी हाई पिचड वॉइस होती है, लेकिन जो वॉइस होता है, जो लड़के होते हैं उनका जो वॉइस होता है, उनका जो स्वर होता है वो गहरा होता है, डीप होता है। तो वॉइस कैसी होगी, डीप होती है, गहरी आपकी होती है। किशोर लड़कों में, जो किशोर लड़के होते हैं, तो एडल्ट जो आपके लड़के होते हैं, उनमें कभी कभी स्वर यंत्र भी, जो वॉइस बॉक्स होता है, उसकी जो पेशियाँ होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटना या भराने लगती है। तो क्या होता है उस टाइम पर, जब एक जो अनियंत्रित आपके हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो लड़के होते हैं, एडोलसेंट बॉयज होते हैं, उनमें मसल जो होते हैं वो ग्रो करती है, और जो वॉइस बॉक्स होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी एक नियंत्रण होता है। तो जब वो नियंत्रण के बाहर आपके हो जाते हैं, कंट्रोल आपका नहीं रहता, तो वो आपकी जब अनकंट्रोल हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल चल जाते हैं, तो जो वॉइस होती है, जो वॉइस है, स्वर यंत्र आपका होता है, स्वर होता है, वो कैसा हो जाता है, बिकम सोरिस, यानी वो आपका फटने लगता है या फिर भराने लगता है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है। फिर ये जो सिचुएशन होती है, या तो ये कुछ सप्ताह रह सकती है, कुछ वीक आपकी रह सकती है, 2-4 वीक्स, या फिर ये आपके कुछ दिनों तक ही आपकी रहती है, यानी कुछ दिन जैसे होते हैं, 2-4 दिन के लिए आपकी रहती है, जिसके बाद स्वर क्या हो जाता है, आपका सामान्य हो जाता है। उसके बाद जो स्वर होगा वो नॉर्मल आपका हो जाता है, वॉइस जो होगी वो नॉर्मल आ जाती है। अब है कि वो दिखती कैसे है। सबसे पहले जो लड़कों में जो ये आपका गांठ से दिखती है, एडम्स एप्पल जिसको हम बोलते हैं या फिर कंटमनी बोलते हैं, वो आपकी कैसे दिखती है उसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये आपकी जो गांठ होती है, इसकी बात इसमें क्या है, ये क्या है, उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे ही हम कंटमनी बोलते हैं। इसको ही क्या बोला जाता है, कंटमनी आपका बोला जाता है। या फिर आप इसे, यानी ये उभरा हुआ हिस्सा जो होता है, ये सामने से, यानी ये बॉयज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन गर्ल्स में ये आपका बाहर से नहीं दिखता, लेकिन बॉयज़ में आपका बाहर से आपका दिखता है। तो इसीलिए जो बॉयज़ की जो आवाज़ होती है, जो वॉइस आपके होते हैं, वो कैसी होती है, डीप होती है, गहरी आपकी होती है। लेकिन लड़कियों की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, हाई पिच आपकी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये आपने देख लिया, इसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि मेरे अनेक जो सहपाठी हैं उनकी फटी वो आवाज़ है, अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों। यानी जैसे आपने भी देखा होगा, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो सहपाठी आपके होते हैं, क्लासमेट आपके होते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, फटी आवाज़ में होती है। अब वो जान गई है, यानी पहली और बुझो जान गई है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो क्यों हुआ है, यानी ये आपको पता चल गया वॉइस बॉक्स के कारण होती है कि जो उसमें मशल होती है वो क्या हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसके कारण जो आवाज़ है वो फटना शुरू हो जाती है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि स्वेद एवं तेल ग्रंथों की क्रियाशीलता में वृद्धि, यानी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। ये आपका सीबेशियस ग्लैंड आपका हो गया, तो इसमें क्या चेंजेस आपका आता है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो चेंजेस होता है वो आपका आएगा। ठीक है, इसमें जो चेंजेस है कि किशोर अवस्था में, जब किशोर अवस्था होते हैं, यानी पुबर्टी का, इसमें किशोर अवस्था की इसमें बात की गई है कि जब किशोर अवस्था में श्वेत एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, तेल जो ग्रंथि होती है उसका क्या बढ़ जाता है, स्राव आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां तथा लाल ग्रंथि जैसे कुछ ग्रंथि अपना स्राव वायुओं द्वारा स्रावित करती है। तो उस टाइम पर क्या होता है, जैसे तो इन जो किशोर अवस्था में जो स्वेद होती है, यानी स्वेद जो तथा तेल ग्रंथियों का क्या बढ़ जाता है, स्राव आपका बढ़ जाता है, स्राव बढ़ जाता है। तो इन ग्रंथियों की क्या होती है, अधिक क्रियाशीलता के कारण, अधिक क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर, कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे पर क्या हो जाता है, फुंसिया देखी होगी आपने, फुंसिया या फिर मुहासे हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, जो आपका किशोर अवस्था होता है उसमें स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का जब स्राव बढ़ जाता है उस टाइम पर जो अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर आपके फुंसी निकल जाती है। अब है कि अगला पॉइंट है कि कुछ श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लाल ग्रंथि जैसे कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वायुओं द्वारा स्रावित करते हैं, जो वाहियां होती है उसके द्वारा ये अपना स्रावित करती है, यानी जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा ये वहाँ करते हैं। तो अब है कि अंत है, यानी एंडोक्राइन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करते हैं। फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या करते हैं, जो हार्मोन होते हैं उसको रिलीज करते हैं, कहाँ पर, डायरेक्टली वो रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में। जो ब्लड स्ट्रीम होता है, रुधिर प्रवाह आपका चला होता है, वहाँ पर वो उसको निर्मोचित कर देती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है कि डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड आपकी होती है, नलिका विहीन ग्लैंड ये आपकी ग्रंथियां होती हैं। अब है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि जनन अंगों का विकास, जो जनन अंग आपके होते हैं उनका जो विकास होता है, उनमें जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो अब है हम पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, यानी जनन अंगों का जब विकास होता है तो यौवन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शुंड पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। तो क्या, जैसे आपने लास्ट जो चैप्टर आपने पढ़ा था, कल आपने चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने देखा था, उसमें क्या देखा था, आपके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आपके जो होता है उसमें आपका प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा, जो प्रीवियस चैप्टर आपका था, प्रीवियस लेसन हमने पढ़ा था, वहाँ पर आपने देखा था कि सेक्स ऑर्गन ऑफ वुमेन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पुबर्टी होती है, यानी यौवन आरंभ में जब पुबर्टी है, यानी मेल ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी मेल सेक्स ऑर्गन जैसे आपका टेस्टिस होता है या पेनिस होता है, वे पूरी तरह से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली पूरी तरह से आपके डेवलप हो जाते हैं। तो वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। जो वृषण होता है, तो वृषण यानी जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस से जो स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है, और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स होते हैं, उसमें जो अंडाशय होता है, जो एग होता है, उसके साइज में ग्रोथ, यानी जो उसकी शेप होती है उसमें ग्रोथ हो जाती है और अंड परिपक्व होने लगता है। जो अंडा होता है, यानी जो एग होता है, वो मैच्योर हो जाता है। तो अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माचन भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस एज में क्या होता है, तो अंडाशय जो होता है, जो अंडाशय होता है, यानी जो एग आपका, यानी इसमें जो एग होता है, तो वहाँ से जो ओवरी से क्या होता है, ओवरी से जो एग होना, यानी एग जो है वो रिलीज आपका होना, यानी जो एग होता है मैच्योर होने के बाद वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है
कि मानसिक बुद्धि एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, कि रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो यहाँ पर आता है कि जो किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। जो एडोलसेंस होता है, तो एडोलसेंस में क्या होता है, जब एडोलसेंस जो पर्सन होता है, किशोर अवस्था वाला व्यक्ति, सोचने चाहे उसकी थिंकिंग होती है, उसके ढंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है, तो उसमें वो चेंज आना शुरू हो जाता है। तो पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत हो जाता है। तो पहले जैसे जो पहले जो एडोल था, जो एडोलसेंस का था, जो किशोर अवस्था थी, किशोर जो था, एडोल था, उस टाइम पर क्या था, वो अब जो है वो अधिक ज्यादा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और अपने प्रति अलर्ट यानी जो अपना आपके बारे में सोचने लगता था, यानी सचेत हो जाता है। और उनमें बौद्धिक विकास भी होता है, और उनमें क्या होता है, मेंटली डेवलपमेंट भी आपका होता है। जो मेंटली है यानी बौद्धिक विकास भी वहाँ पर आपका होता है, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कर जाता है, तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। और सोचने विचारने में भी क्या है, समय लेना शुरू कर दिया, यानी टाइम वे लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। रियलिटी में हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, जो पर्सन होता है, ये व्यक्ति का पर्सन का वो लाइफ होती है, वो जीवन आपका होता है, वो जीवन है कि जहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। जैसे आपका जो पढ़ने का, जैसे आपका कोई ना, जैसे बच्चे होते हैं, उनका कोई ना कोई एक पीरियड रहता है कि वो उस पीरियड में ज़्यादा चीज़ें जो होते हैं, यानी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ को कैच कर लेते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, आपकी जो लाइफ का यानी रियलिटी का एक फेज़ आपका है रियल में, जहाँ पर आप ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, यानी क्षमता आपकी यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो इसमें आप इस एज में क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप यहाँ से सीख पाते हो। अब है आपका अगला पॉइंट है कि कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करते हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। तो स्वयं को कैसा महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। जैसे जैसे वो क्या होता है, जो किशोर जो होता है, जो एडोल्ट है आपका है, वो शारीरिक और जो मानसिक यानी फिजिकल और मेंटली जब चेंज होता है, उसके प्रति अपने आप को ढालने का, यानी किसी भी, यानी जैसे आप हो, अब विंटर सीजन आपका चला है, तो अब आपका कि यानी जो बॉडी है वो हैबिचुअल किसको होगी, यानी सर्दी को सहने की। जब विंटर आपका यानी समर सीजन आपका आता है, गर्मी आपके आती है, उस टाइम पर जो हमारी बॉडी होती है वो जो गर्म आपकी यानी गर्म हवा जो चलती है उसको सहने के लिए हैबिचुअल होते हैं, यानी हम खुद को क्या कर लेते हैं, हैबिटेट हमारी बॉडी है, यानी हर इन्वायरमेंट में वो ढल जाती है। तो इसी तरह जो किशोर होता है, जब उसमें फिजिकल और मेंटली चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या करता है, वो अपने आप को ढालने के लिए, यानी उसमें उस जो बिहेवियर यानी जो वो चेंजेस आते हैं उसके प्रति अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, और स्वयं को वहाँ पर वो क्या करता है, असुरक्षित महसूस करता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, ये कि जो चेंजेस है इसमें वो पूरी तरह से ढल नहीं पाता है। तो परंतु किशोर होने के नाते, किशोर जो एडल्ट होता है उसके नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो एडल्ट आपका है, तो उस नाते आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर आपको असुरक्षित होने का यहाँ पर कोई भी रीज़न आपका नहीं है, कोई भी आपको यानी इस तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये परिवर्तन प्राकृतिक है, जो परिवर्तन आए, जो चेंजेस आए, ये आपके नेचुरली आए, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हुआ है, जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हुई है, यानी फिजिकली जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ आपकी हो रही है, उस कारण ये आपके उत्पन्न हुए हैं और प्रोड्यूस आपके हुए हैं। अब है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, जो गौण लैंगिक लक्षण आपके होते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपका है। अगले पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें होता क्या है, जो वृषण आपका होता है, जो वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है, वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, जो अंडाणु या फिर जो शुक्राणु यानी स्पर्म और जो एग होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस आपके करते हैं। तो वृषण जो होता है या फिर जो अंडाशय जनन अंग आपके होते हैं, ये क्या होते हैं, जनन अंग आपके होते हैं, यानी टेस्टिस और जो ओवरी होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके हैं। यहाँ से क्या होता है, जो आपका यहाँ पर
चलिए, अब जो हमने अब इस पॉइंट में हमने क्या देखा, जो गौण लैंगिक लक्षण आपके होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जो वर्षण होते हैं या फिर जो अंडाशय होता है, तो जो टेस्टिस होती है या फिर जो आपका ओवरी होती है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जनन अंग आपके होते हैं। तो ये जो युग्मक होते हैं यानी जो आपका युग्मक है, युग्मक जो गैमेट्स, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, ये क्या करते हैं, ये गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, किससे, ये अर्थात यानी जो शुक्राणु या फिर अंडाणु उत्पन्न होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं या फिर जो ओवा यानी ये आपका प्रोड्यूस यहाँ से होते हैं। अब है अगला पॉइंट कि युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। जब युवावस्था आती है, जब पुबर्टी आपकी होती है, तो पुबर्टी में क्या होता है, जो गर्ल्स होते हैं उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और लड़कों के चेहरे पर, जो लड़कों का जो फेस होता है वहाँ पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। वहाँ पर क्या यानी लड़कों के आपने देखा होगा हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन सा फेज होता है, ये यानी आपका जो फेज है कि इसमें पुबर्टी, जब लड़का या लड़कियां जो पुबर्टी की ओर आपकी बढ़ती है, युवावस्था में बढ़ती है, तो लड़कियों के जो स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है, और लड़कियों के दाढ़ी मूंछ, जो लड़कों हैं उनमें दाढ़ी मूंछ आने स्टार्ट हो जाती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करता है, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। तो जो लक्षण आपने देखे, जो सिम्टम होते हैं, ये लड़कियों और यानी लड़कों को आइडेंटिफाई अगर हम कर सके तो इसी के बिहाफ पर आप कर सकते हो। और आइडेंटिफाई करने वाला जो प्रोसेस है, इसे ही आपका जो है गौण लैंगिक लक्षण बोला गया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपका बोला गया है। अब आता है नेक्स्ट आपका पॉइंट कि लड़कों के सीने पर, जो लड़के होते हैं उनके सीने पर भी बाल आ जाते हैं, और लड़कों एवं लड़कियां दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बॉयज होता है उनका हेयर जो होते हैं यानी चेस्ट पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, और जो लड़की और लड़का दोनों होते हैं इनके जो हेयर ग्रो करते हैं, अंडर आर्म्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है यानी इसमें रीजन जो होता है थाई और द पब्लिक रीजन, जो ये आपका थाई और पब्लिक रीजन में भी आपके आते हैं। अब है कि बुझो, अब क्वेश्चन पूछते हैं, बुझो और पहेली दोनों ही जानना चाहती है कि यौवन आरंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। तो बुझो और पहेली क्वेश्चन पूछ रही है कि जो यौवन यानी पुबर्टी में जो ये चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस की जो स्टार्टिंग है वो होती कैसी है, यानी प्रारंभ कौन करता है। पहला पॉइंट है कि किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन, जो किशोर अवस्था में यानी जो एडोलसेंस में क्या होता है, जो एडोलसेंस में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, तो हार्मोन द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। हार्मोन जो होता है उसके द्वारा ये आपके कंट्रोल किए जाते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, जो हार्मोन होता है ये केमिकल सब्सटेंस आपका होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये आपके जो आपने देखा कि हार्मोन्स कैसे होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो सिक्रेशन होता है, ये सिक्रेशन किससे होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से आपका होता है। ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड आपका होता है, या फिर एंडोक्राइन तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम आपका होता है, तंत्र यानी सिस्टम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में है कि यौवन आरंभ के साथ, जब यौवन आरंभ आपका होता है, पुबर्टी की इसमें बात की गई है कि पुबर्टी के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन, जो पोरस होते हैं यानी पुरुष है, उन हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जो पुरुष होता है यानी जो मेल हार्मोन आपका होता है, तो मेल हार्मोन या फिर आप बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन आपका होता है, तो ये रिलीज होना स्टार्ट कर देता है किससे, यानी टेस्टिस एट द वन सेट ऑफ पुबर्टी। ये आपका पुबर्टी का यानी यौवन आरंभ के साथ ही जो टेस्टिस होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, जो टेस्टोस्टेरोन या फिर का स्टार्टिंग होती है। टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन होता है ये बॉयज में आपका होता है। जो अब आपका नेक्स्ट आता है कि लड़कों में परिवर्तन का कारक है, जो लड़कों में जो चेंजेस आते हैं उसका जो फैक्टर है, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के जो चेहरा होता है, जो फेस पर बाल आना यानी हल्की हल्की मूंछ दाढ़ी उनके दिखने लगती है। तो लड़कियों में यौवन आरंभ का साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित होते हैं। तो जो लड़कियां होती हैं वो पुबर्टी के टाइम पर क्या करते हैं, जो अंडाशय यानी जो ओवरी होती है, वो जो ओवरी है वो फीमेल हार्मोन जो होता है, तो ओवरी में जो फीमेल हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, उसका वो स्टार्ट यानी उसका ओरिजिन वहां से होना शुरू हो जाता है, वो आपका जो फीमेल हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजन आपका होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं।
अब है अगला पॉइंट कि दुग्ध स्त्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। जो दुग्ध स्त्रावी जो ग्रंथियां होती है या फिर दुग्ध ग्रंथियां जो होती है वो स्तन के अंदर ही क्या होती है, विकसित आपकी होती है, डेवलप आपकी होती है। तो इसमें आपका अलग पॉइंट आता है नेक्स्ट आपका कि जो मिल्क आपका होता है, जो मिल्क सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होते हैं या फिर जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो डेवलप करती है कहाँ पर, इनसाइड द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के अंदर ही उसका डेवलपमेंट आपका चलता है। ये होता है मिल्क सिक्रेटिंग, जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड। तो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड आप इसको बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं मेमोरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड जो होती है, मेमोरी ग्लैंड। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो जो स्तन होता है, जो ब्रेस्ट है, उसके अंदर ही आपका डेवलपमेंट चलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण। जो ये हार्मोन आपके रिलीज होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज में, यानी गर्ल्स में जो आपका एस्ट्रोजन होता है और जो बॉयज है उनमें टेस्टोस्टेरोन आपका रिलीज होता है, जो मेल हार्मोन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो आपके हार्मोन का जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन का जो कंट्रोल यानी जो नियंत्रण होता है एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इनका जो हार्मोन आपके रिलीज हुए, तो हार्मोन रिलीज होने का जो कंट्रोल होता है, तो जैसे आपके घरों में किसी यानी घर में जो क्या होता है, एक आपका जो मुखिया होता है उसका क्या होता है, यानी पूरी फैमिली क्या होता है, कंट्रोल करता है। तो इसी तरह जो ये हार्मोन आपके रिलीज हुए, तो हार्मोन रिलीज होने का जो कंट्रोल होता है तो ये भी किसी दूसरा जो हार्मोन है उस पर आपका होता है। तो वो कौन सा होता है, या तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हो सकता है और या फिर पिट्यूटरी जो ग्रंथि होते हैं यानी एंडोक्राइन आपके ग्लैंड हो। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है तो ये क्या करती है, ये आपका एक जिसके द्वारा आपका स्रावित किया जाता है, पीयूष ग्रंथि हो या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ये आपका कंट्रोल किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। जो जनन प्रक्रिया आपका स्टार्ट होता है उसमें जो हार्मोन होता है उसकी जो भूमिका होती है वो क्या आपकी होती है। तो रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो इसमें आता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो रिलीज करती है हार्मोन, रुधिर प्रवाह से स्रावित करते हैं। रुधिर प्रवाह जो आपका होता है ब्लड स्ट्रीम से वो आपका करते हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। जो लक्ष्य स्थल आपका होता है यानी एक टारगेट होता है, तो टारगेट साइट के प्रति ये क्या करता है, रेस्पॉन्ड आपका देता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो हमारी जो बॉडी है इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी होती है वो आपकी बहुत सारी होती है। अवर्षण एवं अंडाशय से लैंगिक हार्मोन स्रावित करता है। जो वृषण होता है यानी जो टेस्टिस होता है या फिर जो ओवरी है वो कौन सा, तो टेस्टिस और ओवरी जो है वो लैंगिक हार्मोन स्रावित करता है। तो कौन सा हार्मोन वो स्रावित करता है, तो जो टेस्टिस और जो ओवरी होती है ये सीक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन को। किसको, जो लैंगिक हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन आपको होते हैं। तो ये सेक्स हार्मोन आपके होते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है कि आपने अभी अभी पढ़ा है, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो गौण लैंगिक लक्षण आपके होते हैं सेकंड, या आपने पढ़ा कि जो रेस्पॉन्सिबल किसके, मेल और फीमेल के, यानी जो मेल और फीमेल होता है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। तो लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। तो लैंगिक हार्मोन जो होता है, जो लैंगिक हार्मोन है यानी सेक्स हार्मोन होता है, ये कंट्रोल किसका होता है, ये जो कंट्रोल है हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका होता है, कंट्रोल में रहता है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होती है पिट्यूटरी सीक्रेट है, ये बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं उसमें, जैसे उनमें से एक हार्मोन आपका आता है अंडाशय में अंडाणु, जो ओवरी में जो एग आपका बनता है। तो जब ओवरी यानी जो ओवा मैच्योर आपका होता है, जो एग होता है, जो अंडा होता है वो मैच्योर होता है, और जो वर्षभ में यानी टेस्टिस में जो स्पर्म आपके परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उसको जो कंट्रोल है वो करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि यानी जो अनेक हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल आपका करती है। उसी तरह आपका एक हार्मोन होता है, जैसे हमने मान लिया कि जो अंडाशय आपका होता है, जो ओवरी होते हैं, तो ओवरी के अंदर क्या बनता है, एग आपका या फिर ओवा आपका बनता है, और जो टेस्टिस होता है, शुक्राणु होता है, उसमें जो वर्षण आपका होता है, तो वर्षण में क्या बनता है, टेस्टिस में आपका स्पर्म बनता है। तो ये उसी को भी क्या करता है, कंट्रोल आपका करती है। अब है आपका अगला पॉइंट
कि पीयूष ग्रंथि से, जो पीयूष ग्रंथि है उससे स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। तो पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, जो पीयूष ग्रंथि आपके है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड आपके होते हैं, तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये क्या करते हैं, ये आपकी जो हार्मोन्स को, जो जननांग आपके होते हैं टेस्टिस और ओवरीज, वहाँ से यानी मेल और फीमेल में ये रिलीज आपका करते हैं, उद्दीपित आपका करते हैं। तो कौन हो जो रिलीज कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो नर जननांग आपके होते हैं, नर या फिर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेल और फीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स आपके हैं, तो ये कहाँ से, यानी ये जो रिलीज है वो कौन करता है, तो वहाँ पर आपको लगाना है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो इसको रिलीज करती है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रुधिर प्रवाह, जो रुधिर प्रवाह होता है ब्लड स्ट्रीम आपका है, तो वहां से स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक आपका पहुंचाया जाता है। तो ये कहां से आपका स्रावित होता है, तो स्रावित करने का यानी रीच पार्ट, जो इसका रिलीज करने का जो पार्ट होता है वो होता है रुधिर प्रवाह, यानी जब ब्लड का आपका फ्लो चलता रहता है, ब्लड यानी स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के कारण ये आपका होता है। और जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, उसके विभिन्न विभिन्न जो हमारे भाग होते हैं वो टारगेट जो होता है, तो टारगेट साइड तक आपका पहुंचाया जाता है। यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। तो यौवन आरंभ जो होता है, जो पुबर्टी आपका है, तो पुबर्टी के टाइम पर हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बना कि पहेली और बुझो अब समझ गए, जो पहेली है या बुझो है वो अब समझ गई है कि यौवन आरंभ व्यक्ति में, जो यौवन आरंभ होता है यानी पुबर्टी जो होता है वो व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। जो जनन अवधि आपका होता है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसका ये प्रारंभ होता है जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो रिप्रोडक्टिव की जो क्षमता प्राप्त कर लेता है, परंतु वो जानना चाहता है कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता है या कभी समाप्त होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पहेली है बुझो है, ये जानना चाहते हैं कि जो जनन काल आपका होता है, रिप्रोडक्टिव जो लाइफ होती है वो आपकी यानी समाप्त होती भी है या नहीं, या फिर ये आपका पूरे लाइफ साइकिल आपका चलता रहता है, यानी पूरे यानी जीवन तक आपका ये चलता रहेगा या ये कभी खत्म भी आपका होता है। तो इसका अब आपका आंसर आगे मिलेगा। चलिए, पहला आता है कि मनुष्य में जनन काल की जो अवधि होती है, जो मनुष्य है उसमें जो जनन काल की जो अवधि है यानी रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो इसमें आता है कि जब किशोरों को, जो किशोर होते हैं यानी एडोलसेंट होते हैं, उनके वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। तब वे क्या होते हैं, जनन के योग्य आपके हो जाते हैं। तो जब किशोर अवस्था में, जो किशोर अवस्था हम पढ़ रहे थे, तो 11 से 18 तक आपकी जो चलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेस्टिस होती है या फिर जो ओवरी होती है, वो गैमेट, जो गैमेट्स आपके होते हैं वो क्या करते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरी जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, यानी जो स्टार्टिंग होती है गैमेट प्रोड्यूस अगर वो करने लगी है तो वो क्या हो गया, यानी वो रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका जो है जनन के योग्य आपका होता है। अब है अगला पॉइंट कि युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। तो जो युग्मक होते हैं यानी जो युग्मक आपके हैं, जो गैमेट्स है, तो गैमेट्स की जो मैचुरेशन होती है, जो परिपक्वता होती है या फिर जो उत्पादन है, प्रोडक्शन जो होता है, इसकी जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो पुरुष है उसमें स्त्रियों की अपेक्षा अधिक वर्ष तक आपकी रहती है। तो पुरुषों में जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब है आपका अगला पॉइंट कि स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ, जो स्त्रियां होती है, जो फीमेल है, उसमें जनन अवस्था की जो स्टार्टिंग होती है, जिसमें वो रिप्रोडक्शन जो स्टेज होती है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है 10 से 12 वर्ष की आयु में। तो गैमेट्स जो आपका है ये बनना जो 10 से 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है, तथा सामान्यता यानी जनरली जो इसका खत्म होता है यानी एज आपकी रहती है 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक आपका ये चलता है। कब तक चलता है, 45 से 50 साल तक की आपका ये चलता है, जहाँ पर जो एग होता है वो आपका बनता है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट,
यौवन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगता है। तो यौवन आरंभ पर क्या है, जो अंडाणु होते हैं वो परिपक्व आपके होने लगते हैं। तो पुबर्टी के टाइम पर क्या होता है, जो अंडाणु है, जो ओवरीज होते हैं वो आपके परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। फिर क्या होता है, जो अंडाशय आपका होता है, तो ओवरीज में जो अंडा बनता है एग आपका या फिर ओवा आप इसको बोल सकते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है तो ये जो साइकिल आपका चलता है 28 से 30 दिन का आपका रहता है। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है, कितने टाइम रहता है आपका, 28 से 30 दिन तक आपका रहता है। उसके बाद फिर आपका ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ये कब तक, यानी 45 से 50 साल तक आपका चलता है। अब है नेक्स्ट आपका कि इस अवधि में गर्भाशय की दीवार, जो इस अवधि में क्या होता है, जो गर्भाशय की जो दीवार होती है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि इस अवधि में जो गर्भाशय होता है उसकी जो दीवार होती है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके। जिससे वे क्या, जो अंडाणु होते हैं, जो एग होते हैं, उसके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो गैमेट्स को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। जिसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि गर्भधारण होता है। तो इसी से आपका जो होता है गर्भधारण होता है। अब है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, अगर जो अंडाणु होता है, जो एग होता है, अगर वो फर्टिलाइज आपका नहीं होता है तो उस सिचुएशन में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, तो उस सिचुएशन में जो एग होता है, जो अंडा होता है, वो गर्भाशय का जो मोटा स्तर यानी जो मोटी परत आपकी बनी थी, मोटी लेयर जो बनी थी, वो रुधिर वाहिकाएं जो होती है, ब्लड वेसिकल्स जो आपकी होती हैं, यानी उस केस में आपका होता है कि ब्लड वेजल्स आपका क्या होता है, तो ये ब्लड वेजल्स में आपका हो जाता है, यानी रुधिर वाहिकाओं सहित आपका निस्तारित हो जाता है, जिससे आपका जो ब्लीडिंग आपकी होती है। अगर आएगा आपका मैच्योर हो जाता है तो जो गर्भाशय होता है यानी प्रेग्नेंट हो जाती है लेडीज, अगर वो आपका जो मैच्योर नहीं हो पाता तो वो ब्लड यानी ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिससे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म को कहते हैं। तो इसको क्या बोला, मेंस्ट्रुएशन पीरियड आपका बोला जाता है। अब है कि ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। तो ऋतुस्राव क्या होता है, यानी जो आपका मेंस्ट्रुएशन जो आपका रहता है ये 28 से 30 दिन तक आपका होता है। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मीनार्ची आपका बोला जाता है, इसे मीनार्ची आपका, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मीनार्ची। तो जो पहला जो मेंस्ट्रुएशन आपका होगा यानी फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो पुबर्टी के टाइम पर आपका होता है, जिसे रजोदर्शन या फिर मीनार्ची आपका बोला जाता है। अगला पॉइंट है, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। तो क्या होता है, 45 से जो 50 वर्ष आपकी होती हैं उस टाइम पर आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, मेनोफेज आपका। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति की जो एज है वो एज आपकी पूछ सकते हैं कि कौन से टाइम पर आपका ये बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि रजोदर्शन जो होता है, रजोदर्शन उसको बोलते हैं जब जो पुबर्टी में पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, और जो रजोनिवृत्ति होता है वो आपका होता है जब आपका स्टॉप हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका रुक जाता है, जो 45 से 50 वर्ष की आयु में आपका रहता है। अब है कि प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ऋतुस्राव चक्र होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका रहता है वो आपका रेगुलर यानी अनियमित हो सकता है। कैसे हो सकता है, अनियमित आपका हो सकता है, इरेगुलर आपका हो सकता है, यानी कभी हो गए कभी आपके नहीं हुए, तथा उसके नियमित होने में कुछ समय आपका लगता है। तो उसको रेगुलर होने के लिए कुछ उसका जो टाइम होता है, कुछ समय उसमें आपका लगता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है कि जो पहेली है वो कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है, क्या वह सही है। तो पहेली ने क्वेश्चन पूछा कि जो स्त्रियां होती है, जो फीमेल या फिर जो वुमेन आपके होते हैं, उसमें जो जनन काल आपका होता है, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, वो आपकी मीनार्ची से मेनोफेज तक आपकी चलती है। तो ये बात सही है या फिर गलत आपकी है। अब है आपका अगला पॉइंट कि ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, हार्मोन के द्वारा ये आपका कंट्रोल होता है। इस चक्र में, इस जो साइकिल आपका होता है, इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्माचा, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने, गंभीर स्थिति में क्या होता है, गंभीर जब स्थिति आती है उसमें उसका टूटना शामिल होता है। तो क्या है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका रहता है ये कंट्रोल किसका होता है, ये हार्मोन के द्वारा आपका कंट्रोल होता है। जो इस
साइकिल आपका चलता है ये मैच्योरेशन ऑफ द एग आपका होता है। मैच्योरेशन, अगर जो एग होता है वो आपका फर्टाइल हो जाता है, तो फर्टाइल होने के बाद जो आपकी जो यूटेराइन की जो थिकनिंग होती है, यानी जो यूटेराइन में जो वॉल आपकी यानी मोटी परत आपकी जो बनी थी वो आपकी, यानी अगर आपका जो एग फर्टिलाइज हो गया तो जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका नहीं आएगा। अगर फर्टाइल नहीं होता है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका टूटना शामिल इसमें आपका होता है। अब है कि यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है, अगर जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो वह विभाजन करता है। फिर क्या करता है, वो विभाजन आपका करता है। जैसे आपने पढ़ा था कि जो सेल होती है वो डिवाइड आपकी करते चले जाते हैं, तो क्या होता है, जो निषेचन के बाद आपकी जो सेल आपके होते हैं वो क्या डिवाइड आपके करते चले जाते हैं, डिवीजन उसमें होता रहता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे उसमें डिवीजन चलता रहता है, फिर जो गर्भाशय होता है उसमें विकास के लिए ये आपका स्थापित हो जाता है। जैसे कि आप पिछली अध्याय में यानी हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। जो संतति होती है उसका जो लिंग होता है वो किस प्रकार आपका निर्धारित होता है। जो बेबी का जो सेक्स होता है वो किस पर डिटरमाइंड होता है। तो बेबी का सेक्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी जो लिंग है वो किस तरह हमें पता चलेगा कि ये लड़का है या फिर लड़की है। अब है अगला, इसमें नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट आता है, मैंने अपनी माँ और चाची की बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो इसमें पहली अब जो इसमें बोल रही है कि जो उसकी मदर थी या फिर जो उसकी चाची यानी जो आंटी होती है वे आपस में बात कर रहे थे कि जो मेरी चचेरी बहन है उसके जो होने वाला जो बच्चा है या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की आपके होगी, या तो गर्ल्स होगी या फिर बॉय आपका होगा। अब है कि मुझे यह जानने की उत्सुकता है, तो मुझे ये जानने की क्या है, उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है। तो इस बात का निर्धारण वो कैसे कर सकते हैं कि जो निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा, जो फर्टिलाइज जो एग होगा या तो वो लड़का आपका होगा या फिर लड़का, तो वो उसे जो उन्होंने जाना यानी उसे इस बात की आपका है वो जिज्ञासा है कि वो लड़का या लड़की को किस तरह आपका बता सकती है जो फर्टिलाइज एग आपका हुआ है। अब है आपका अगला पॉइंट कि लड़का अथवा लड़की का, जो लड़का है या लड़की का पता कैसे चलता है, यानी बेबी है या फिर आपका बॉय है, तो ये आपका जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय आपका है, इसमें आपका कैसे पता चलेगा। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि निषेचित अंडाणु, जो निषेचित यानी फर्टिलाइज जो एग होता है अथवा युग्मज में जो आपका गैमेट्स होता है अथवा युग्मज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। तो क्या होता है, जब जो फर्टिलाइज्ड एग आपका होता है, तो फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, जो जाइगोट आपका होता है, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे इंस्ट्रक्शन होता है यानी निर्देश, यानी वो निर्धारण करता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन आपका है कि बेबी जो लिंग होगा वो कैसा आपका होगा। अब है अगला पॉइंट, यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। यह अध्याय 8 का स्मरण आपको करना है कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित आपका होता है। जो ये संदेश आपका है, जो निषेचित अंडाणु होता है, फर्टिलाइज्ड एग आपका है, ये कैसा होता है, धागे यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, जैसे आपका धागा होता है उसी तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपके निहित होते हैं। अध्याय जो चैप्टर 8 में आपने ये पढ़ा था कि गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रत्येक जो कोशिका होती है, जो सेल्स होते हैं, उसके केंद्रक में जो आपका केंद्रक होता है यानी जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये आपका प्रेजेंस रहता है, तो न्यूक्लियस में आपका प्रेजेंस होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, सभी मनुष्य जितने भी मनुष्य होते हैं उनकी कोशिकाओं को केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जितने भी मनुष्य जो होता है, ह्यूमंस जो है, उसमें जो कोशिका होती है, जो सेल्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस में कितने जोड़े आपके पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े आपके होते हैं। तो 23 गुणसूत्र वहां पर पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी 23 में से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी अगर हम लगाए, एक जोड़ी जो होता है वो लिंग सूत्र, एक पेयर जो होता है वो सेक्स आपका सेक्स फॉर्मूला होता है, जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं, जिनमें क्या होता है एक्स और वाई आपका होता है। तो एक्स हमेशा क्या होता है, लड़की के लिए आपका होता है और वाई क्या होता है, लड़के के लिए आपका रहता है। तो इसमें जो सेक्स डिटरमाइन आपका है यानी एक्स और वाई आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि स्त्री में जो स्त्री होते हैं यानी जो फीमेल होते हैं उसमें 2 गुणसूत्र आपके होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल आपकी रहती है तो फीमेल में जो पेयर पाया जाता है वो एक्स क्रोमोसोम्स का आपका पाया जाता है, जो किसको इंडिकेट करता है, लड़की को इंडिकेट करता है। लेकिन जो मेल आपका होता है, पुरुष होता है, उसमें 2 आपके जो सेक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई आपका होता है। जो वाई होता है ये आपका लड़के के लिए आपका रहता है।
अब है आपका अगला पॉइंट कि अनिषेचित अंडाणु में, जो अनिषेचित होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, उसमें सदा एक गुणसूत्र होता है। जो अनफर्टिलाइज्ड होता है उसमें हमेशा क्या होता है, जो एग होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम्स आपका पाएगा। परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो भी दो तरह के आपके होते हैं, जिनमें एक प्रकार के एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र आपका होता है। तो इसमें जो शुक्राणु होते हैं, जो आपके स्पर्म होते हैं, इसमें दो तरह के आपके होते हैं, एक एक्स गुणसूत्र होता है, एक वाई गुणसूत्र आपका होता है, क्रोमोसोम्स आपका रहता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडों को निषेचित करता है, जो एक्स गुणसूत्र आपका होता है, यानी यहाँ पर बात करें आप मेल की, जब ये फर्टिलाइज आपका होता है, तो फर्टिलाइज के टाइम पर क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम्स आपका जो एग को क्या करता है, फर्टिलाइज आपका करेगा। अगर देखिए यहाँ पर आपका ये एक्स एक्स आपका है, यहाँ पर एक्स वाई आपका है, तो अगर ये एक्स के साथ आपका फर्टिलाइज करता है तो ये आपका क्या बनेगा, लड़की आपकी होगी। अगर इधर एक्स और वाई आपका फर्टिलाइज होता है, यानी जो वाई जो आपका क्रोमोसोम्स है वो एग को फर्टिलाइज करता है, तब आपका एक्स वाई आपका बनेगा। यानी यहाँ पर चांसेस, यहाँ पर क्या होता है, लड़का आपका होता है, लेकिन अगर जो एक्स आपका होता है यहाँ पर आपकी लड़की होती है, ये गर्ल्स आपका हो गया, इधर आपका बॉयज होगा। तो वाई जो होता है सिर्फ ये आपका क्या है, लड़के का आपका होता है। तो लड़के का जो सेक्स डिटरमाइन करता है ये वाई क्रोमोसोम्स आपका करता है। अब है नेक्स्ट आपका इस अगला पॉइंट कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, जो एक्स गुणसूत्र आपका होता है, जो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, तो युग्मज में दो गुणसूत्र हो गए। जो युग्मज होता है, जो गैमेट्स होता है, उसमें क्या होता है, दो आपके गुणसूत्र होते हैं, दो क्रोमोसोम्स आपके होते हैं, वह मादा शिशु में विकसित होगा। वो क्या होगा, मादा जो होता है, यानी जैसे अभी आपको बताया, यानी एक्स एक्स अगर आपका होगा तो वहाँ पर क्या होगी, मादा शिशु में आपका यानी गर्ल्स आपकी होगी। अब आता है नेक्स्ट आपका, यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले, जो अंडाणु होते हैं उसको निषेचित करने वाला शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है, तो युग्मज नर शिशु में आपका विकसित होता है। तो अंडाणु यानी जो एग होगा, अगर एग को फर्टिलाइज वाई जो है वाई स्पर्म आपका करता है, तो वाई स्पर्म जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स आपका होता है, वो आपका फर्टिलाइज करेगा, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं लड़के के, तो वहाँ पर जो लड़का आपका होता है। तो इसी तरह जो आपका पता चलता है। अब है कि अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा, जो चेकअप कराते हैं तो वहाँ पर जो चेकअप होता है वो किस तरह आपका चेकअप किया जाता है, कि यहाँ पर लड़का है या फिर लड़की आपका होता है। तो यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत आपका है। तो यहाँ पर यह जो धारणा आपकी होती है कि जो बच्चे का जो लिंग होता है वो उसकी माँ उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो उसकी जो माँ है वो रेस्पॉन्सिबल आपकी नहीं होती। यहाँ पर जो है मेल पार्टनर जो होता है वो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। अब है आपका अगला पॉइंट कि लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, जो लिंग हार्मोन होते हैं उसके साथ साथ जो अदर आपके जो हार्मोन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। पहला पॉइंट है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। जो पीयूष ग्रंथि आपके होते हैं, यानी पिट्यूटरी जो आपकी ग्लैंड होती है, वो उसके द्वारा क्या होता है, जो स्त्रुद जो हार्मोन होता है, जो जननांगों को उनके हार्मोन के द्वारा क्या करता है, जो हार्मोन होता है वो उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि पीयूष ग्रंथि, आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि का एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। तो क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके होते हैं, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आपका होता है, ये अटैच किससे रहती है, जो ब्रेन आपका होता है, यानी मस्तिष्क से आपकी ये जुड़ी हुई रहती है। तो इसकी अटैचमेंट किससे होते हैं, ब्रेन से आपकी अटैचमेंट होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल अधिवर्ग जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आपकी होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके साथ साथ, पिट्यूटरी के साथ साथ जो टेस्टिस होती है, ओवरीज होते हैं, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में थायराइड आपका होता है, अग्नाशय जो होता है तो थायराइड होगा, पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल आपका हो गया। तो इसके साथ साथ कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आपके होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी आपकी पाई जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बुझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वे अपने डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तो उसको याद है कि पहेली और जो बुझो है कि जब वो अपने बुआ के यहाँ पर थी तो वो एक डॉक्टर के यहाँ पर गए थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उससे पहले हम जो पिक्चर है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो ग्लैंड वाली है कि कैसे कहाँ कहाँ पर आपकी कौन सी ग्लैंड पाई जाती है उसकी पिक्चर देखते हैं, देन हम आगे अपना डिस्कस करेंगे।
चलिए ये आपका देखिए यहाँ पर आप जो ब्रेन में अभी बोला था कि ब्रेन से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, ब्रेन से भी आपकी अटैच रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी होती है, पीयूष ग्रंथि आपकी क्या, ये है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। फिर है थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड आपकी होती है। तो इसके नीचे आपने देखा ये है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हो गई। अब आता है एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल जो ग्लैंड है ये एड्रिनल ग्रंथि आपके होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड आपकी होती है। आगे चलते आगे है कि ये होती है पैनक्रियाज, ये क्या है, पैनक्रियाज आपका होता है। तो ये अग्नाशय आपका, तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय आपका है, इसके बारे में हमने क्लास 6 में पूरा डिस्कस किया था। अब है कि पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, तो यहाँ पर जो फीमेल की जो ओवरी होती है उसकी जो पोजीशन है, तो स्त्रियों में अंडाशय की जो स्थिति है ये आपकी दिखाई गई है कि यहाँ पर जो होती है ओवरी आपकी रहती है। अब है कि जो टेस्टिस होता है कि टेस्टिस आपका है कहाँ, तो टेस्टिस की आपको पोजीशन दिखाई गई है कि टेस्टिस आपकी यानी जो वृषण होता है वो कहाँ पर आपका रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, जब बुझो अपनी बुआ के यहाँ पर थी तो वो एक डॉक्टर जो होता है उसके पास गई थी। तो बुझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वे अपने डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था, यानी जो एक लड़का था जिसका नाम क्या था, काका था, जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। तो उसका जो गला था वो कैसा था, फूला हुआ था और उभरा हुआ था। तो उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। तो कौन सा, यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका ये आपका रोग होता है। तो जो काका को जो रोग था वो आपका, चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट की ओर। नेक्स्ट आता है इसके बाद, चलिए नेक्स्ट है अगला पॉइंट कि काका की जो काका है उसकी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। जो काका की जो थायराइड ग्रंथि थी, थायराइड जो ग्लैंड अभी हमने देखा जो गले के नीचे आपकी थी, वो क्या थी, यानी थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित है, और उसने ये भी बताया जो उसका फूफा जी था, यानी जो पहेली और बुझो थी, यानी जो उसकी बुआ थी उसके जो हस्बैंड थे यानी उसके जो फूफा जी थे वे मधुमेह से पीड़ित थे। किससे, जो मधुमेह होता है उससे वो पीड़ित थे, उससे पीड़ित थे। यानी अब आपकी क्योंकि उनका अग्नाशय, जो उनका अग्नाशय आपने इंक्रीज अभी आपने देखा, तो जो अग्नाशय था वो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा था। जो इंसुलिन का कि जो पैनक्रियाज होता है, यानी जो अग्नाशय था जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं, तो पैनक्रियाज क्या था, इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका जो है उत्पादन नहीं कर पा रहा था। तो उसका जो उत्पादन है उसको पर्याप्त मात्रा में, जो सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए उसमें उत्पादन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसके जो फूफा जी थे उसको क्या था, मधुमेह आपका था। अब है आपका अगला पॉइंट आता है इसके बाद। नेक्स्ट आपका है मधुमेह आपका होता है डायबिटीज। मधुमेह किसको बोला जाता है, डायबिटीज आपका होता है। अब है कि बुझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। तो जो बुझो है और जो पहेली है उन्होंने जो दवाखाना आपका होता है वहाँ पर जो टंगा एक चार्ट था उस पर रिप्रेजेंट था कि एड्रिनल ग्रंथि, तो एड्रिनल जो ग्लैंड थी उसके विषय में वहाँ पर उसने पूछा। तो उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करते हैं जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करते हैं। किसकी, जो एड्रिनल ग्लैंड आपकी होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड ऐसे जो हार्मोन होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर जो रुधिर आपका होता है यानी जो ब्लड होता है, तो ब्लड में जो नमक की जो मात्रा होती है उसको बैलेंस करके रखते हैं। तो बैलेंस करने का काम किसका होता है, एड्रिनल का आपका होता है। तो नमक की मात्रा को वो संतुलित करते हैं, बैलेंस करके चलती है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि एड्रिनल
हार्मोन का स्रावन भी करती है। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। तो एड्रेनल क्या होता है, जो एड्रेनल है वो एड्रेनल जो नामक जो हार्मोन होता है उसका प्रोड्यूस आपका करती है, तो उसका स्रावन भी करती है। लेकिन जो एड्रेनलिन आपका जो होता है तो ये जो आपका काम आता है, ये कार्य किसमें, यानी जब स्टेज आपके, यानी आप ज़्यादा आपको क्रोध आता है या फिर आपको ज़्यादा चिंता होती है या फिर आपको किसी चीज़ की एक्साइटमेंट रहती है, तो उस टाइम पर उस स्टेज में आपका क्या होता है, ये आपका जो कार्य एड्रेनलिन आपका करता है। अब है कि थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावन करती है। जो थायराइड या एड्रिनल ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसका जो कॉन्टैक्ट होता है, जो ये अटैच होती है ब्रेन के साथ भी अटैच होती है, जब इनको यानी जो आदेश मिलता है, यानी जो इनको मैसेज मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपने हार्मोन को रिलीज करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी है, जो आपने देखा जिसका जो मैच था, ये पीयूष ग्रंथि जो थी आपका ब्रेन से भी अटैच है, तो ये आपका वृद्धि से भी आपका रहती है। तो वृद्धि जो हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको भी ये रिलीज करते हैं, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में आता है क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं। जो अदर एनिमल्स होते हैं उसमें भी जो हार्मोन होते हैं वो आपके स्रावित होते हैं। क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है, तो जो जनन प्रक्रिया होती है उसमें उनका कोई योगदान होता है। तो पहला अब नेक्स्ट आता है किसमें क्वेश्चन कि कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान होता है। जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के साथ साथ जो मेंढक है, जो फ्रॉग होता है, तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसको कंप्लीट करने में भी हार्मोन का पूरी तरह से योगदान आपका रहता है। कैसे, तो चलिए पहला पॉइंट आता है कि आप रेशम के कीट, जो रेशम के जो कीट होते हैं एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। तो इल्ली को वयस्क सुलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजारना पड़ता है। जो इल्ली होती है, जो इल्ली आपकी होती है, तो इल्ली यानी जो टैडपोल आपका होता है, क्या होता है, जो टैडपोल होता है, इल्ली को बोला जाता है टैडपोल। जो टैडपोल आपका होता है, जिसमें कल हमने बात की थी, तो टैडपोल को एडल्ट होने के लिए क्या होता है, बहुत सारी ऐसी स्टेजेस होते हैं, उसके साथ वो गुजरना पड़ता है। कक्षा 7वीं में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र को आपको याद करना है। इसी प्रकार टैडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, जो हमने अध्याय यानी चैप्टर 9 में कल ही हमने देखा था। अब है अगला पॉइंट कि लार्वा जो होता है, जो लार्वा है उससे वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। तो क्या बोला जाता है, उसको मेटामॉर्फोसिस आपका बोला जाता है। कल हमने ये पढ़ाई था, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण, जो कीटों होते हैं उसमें जो मेटामॉर्फोसिस का जो नियंत्रण होता है, जो कंट्रोल होता है, वो कीट हार्मोन द्वारा होता है। इंसेक्ट का जो कीट होता है उसके हार्मोन के द्वारा ये आपका किया जाता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्साइन इसका नियमन करता है। तो मेंढक जो फ्रॉग होता है इसमें जो थायराइड द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो थायरोक्साइन जो होता है इसका नियमन आपका करती है। क्या करती है, नियमन करती है। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट है कि थायरोक्साइन के उत्पादन के लिए, जो थायरोक्साइन है उसको उत्पादन के लिए जल में क्या होनी चाहिए, आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। तो आयोडीन की प्रेजेंस होनी जरूरी होती है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। अगर वहाँ पर जो जिस पानी में वे टैडपोल आपके होते हैं, यानी जो एग होते हैं, ये जो मैच्योर हो जाते हैं, एग क्या हो जाते हैं, तो टैडपोल में अगर जब भी वृद्धि करेगा, अगर जो वहाँ पर पानी होता है, जो वाटर होता है, उसमें आयोडीन आपका रहता है। अब है आपका नोट में दिया गया, यदि व्यक्ति के आहार में, जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन है, उनका जो आहार होता है, जो भोजन करते हैं वे, उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ना हो तो क्या उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण गाइटर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया अगर उनके जो खाना होता है उसमें अगर खाने में अब सही मात्रा में यानी सफिशिएंट अमाउंट में उनको आयोडीन नहीं मिल रहा है तो थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाती है तो उसके कारण उनको गाइटर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका जननात्मक स्वास्थ्य। नेक्स्ट आता है जननात्मक स्वास्थ्य। जननात्मक स्वास्थ्य आपका क्या होता है, यानी जननात्मक स्वास्थ्य होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो
पहला पॉइंट है व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। तो व्यक्ति का जो व्यक्ति होता है उसका जो कायिक यानी व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें हेल्थी रहना है तो हेल्थी रहने के लिए हमें जो संतुलित आहार होता है यानी अच्छी डाइट वाला खाना करना पड़ता है। अब है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करने चाहिए। तो व्यक्ति को अच्छी यानी व्यक्ति को क्या स्वच्छता भी होनी चाहिए, सफाई भी वहाँ पर रखनी चाहिए और उसका पर्याप्त यानी शारीरिक जो व्यायाम होते हैं, फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वो भी करना चाहिए। किशोर अवस्था में, जब किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंस आपके होते हैं, उसमें जब शरीर वृद्धि करता है, जो हमारी बॉडी होती है वो ग्रोथ करते हैं, तो उपयुक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। तो ये सारी बातें आपकी और भी ज़्यादा जरूरी रहती है। अब है कि जो किशोर है उसकी पोषण अवस्था आवश्यकता है। जो किशोर है यानी एडोलसेंस की जो न्यूट्रिएंट नीड होती है वो क्या क्या आपकी रहती है। पहला पॉइंट है कि किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो किशोर अवस्था जो होता है इसमें तीव्र वृद्धि और विकास की ये स्टेज होती है। तो इस टाइम पर जो किशोर होता है उसका आहार जो होता है, जो भोजन होता है, वो नियोजन अत्यंत क्या होता है चाहिए, सावधानी पूर्वक उसको करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है, तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि जो बैलेंस डाइट आपकी होती है वो क्या होती है। स्मरण आपको करना है कि संतुलित आहार का अर्थ है जो भोजन है, जो फूड हम कर रहे हैं यानी जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो। हमारा भारतीय भोजन है जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होते हैं, एक संतुलित आहार होता है यानी एक बैलेंस डाइट होती है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। जो दूध होता है, जो मिल्क है, वो संतुलित भोजन होता है। फल भी हमें पोषण देते हैं, जो फल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी हमें न्यूट्रिएंट देते हैं। अगला पॉइंट है शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। जो बेबी होता है यानी जो बेबी आपका होता है, जो शिशु होता है उसको क्या होता है यानी जो माँ का दूध पियाया जाता है उसमें पूरी तरह से यानी पूरा क्या होता है पोषण आपका होता है, न्यूट्रिएंट उसको मिलता है जिसको इसको जरूरत पड़ती है। अब है आपका अगला पॉइंट कि जो लोह होता है, जो आयरन आपका है, तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जी, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य होते हैं। तो आपने देखा अगला जो पॉइंट आता है इसमें क्वेश्चन बना कि अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की आपको जांच करनी है, क्या भोजन संतुलित एवं पोषक आपका है। तो जो भोजन आप करते हो तो उस दोपहर या रात्रि का जो आप भोजन करते हो उसमें जो खाद्य पदार्थ आप लेते हो उसमें जो बैलेंस डाइट आपका होता भी है या नहीं है, इसकी आपको जांच करनी है। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बनता है आगे का क्वेश्चन है क्या इसमें खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब है कि फल एवं सब्जी का क्या स्थान है, जो रक्षी भोजन आपका होता है। जो फल और सब्जी आपका होता है तो उसमें जो कैसा भोजन होता है, रक्षी भोजन आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला, यहाँ पर जो पॉइंट आपका बनता है इसके बाद चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि जो चिप्स होते हैं या चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होता है परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। जो चिप्स आप खाते हो या फिर जो पैकिंग का आप सामान खाते हो या डिब्बे वाला जो आप सामान खाते हो वे स्वादिष्ट तो लगते हैं, उनमें टेस्ट तो होता है, लेकिन वे क्या होता है यानी रेगुलर में उनको जो रेगुलर आपको खाना है वो नहीं चाहिए क्योंकि उसमें आपका जो पोषक होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में आपके नहीं होते हैं। अब आता है नेक्स्ट का व्यक्तिगत स्वच्छता। जो व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है वो क्या आपकी होती है, तो फिजिकल एक्सरसाइज इसमें। अब आता है नेक्स्ट आपका पर्सनल हाइजीन आपका आता है यानी व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, पर्सनल हाइजीन होता है वो क्या क्या आपका होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए यानी डेली एक बार उसको नहाना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है। जो किशोर अवस्था में एडोलसेंस होते हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगता है। क्योंकि जो श्वेत ग्रंथियाँ आपकी होती है उन्हें अधिक क्रियाशील करने के बाद, जब उनको क्रियाशील करने के बाद क्या होता है, उनके जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, वहाँ से क्या होता है स्मेल यानी गंध जो होते हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट कि शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर नहाना चाहिए।
अब है आपका अगला कि यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। अगर हमने जो सफाई होती है, अगर हम रोज नहीं नहाते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तो जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीवाणु संक्रमण होने का यहाँ पर खतरा बना रहता है। अब है अगला पॉइंट कि लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब लड़कियां हैं, जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम पर उनको सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका आता है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी डेट में आपका आया था, और उसके लिए आपको तैयार यानी रेडी रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का आप उपयोग कर सकते हैं। अब है अगला पॉइंट की आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को आपको चेंज करना है। नेक्स्ट आता है कि जो शारीरिक व्यायाम आपका होता है, जो फिजिकल एक्सरसाइज है, तो फिजिकल एक्सरसाइज होती क्या है, ताजी हवा में, जो ताजी यानी फ्रेश जो एयर होती है उसमें टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। अब है कि जो भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणा है कि करे और ना करे, यानी क्या करे या फिर ना करे, तो मिथ्स जो होते हैं जिसमें डूज एंड डोंट्स आपका होता है, यानी करे या फिर ना करे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, जैसे आपने अध्याय 9 में, इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तत्व एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। तो ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिनको आपको जानकार किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, यानी एडोलसेंट होने के कारण आपको वो छोड़ देनी चाहिए। पहला पॉइंट आता है कि उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। तो पहला आता है इसमें कि ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, तो ये आपका मिथ आपका है। नेक्स्ट आता है संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ये भी आपका मिथ है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है, यह भी आपका गलत है। चौथा, आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंके और छोड़ दीजिए। तो इन सब जो तीनों पॉइंट आपने देखे इनको आपको छोड़ देना, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि जो नशीली दवाइयाँ ड्रग्स का निषेध करें। जो नशीली दवाइयाँ होती है जो ड्रग्स का निषेध आपका करती हैं। तो पहला आपका है, पहला पॉइंट कि किशोर अवस्था व्यक्ति के, जो किशोर अवस्था होते हैं, जो एडोलसेंट स्टेज आपके होते हैं, उसमें व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग आपका होता है। यानी जो वृद्धि काल आपका होता है, ग्रोथ सीजन आपका होता है, उसका एक महत्वपूर्ण आपका समय होता है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित ना महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक कि वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। तो तब तक उसको लिए आपको नहीं, यानी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको कोई भी जो दवाई होती है वो आपको लेनी चाहिए। ड्रग्स नशीले पदार्थ आए, तो ड्रग्स जो होता है वो नशीला आपका होता है, जिनकी लत पड़ जाते हैं। तो जिनकी क्या हो जाते हैं, लत आपको लग जाते हैं। यदि आप उन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक होता है। अगर आप इसको रेगुलर लेते रहोगे तो यह आपके कारण आपके लिए क्या है, हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। यह आपके हेल्थ के साथ साथ जो आपकी खुशी होती है तो आपके हैप्पीनेस को भी आपकी बर्बाद कर देगी, वेस्ट आपका कर देती है। अगला पॉइंट है, आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। जो एड्स होता है इसके बारे में आपने सुना होगा। जो HIV नामक एक खतरनाक जो क्या होता है, विषाणु यानी वायरस आपका होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। यानी जो वायरस है, अगर जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको HIV आपका है, जो HIV पॉजिटिव होता है, तो उसके द्वारा यानी HIV पॉजिटिव को जो सिरिंज दी गई है वो सिरिंज आपका जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको लगाई दी जाती है, तो उस पर भी क्या होता है, यानी वो भी HIV पॉजिटिव आपका हो जाता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। जो अगर माँ को अगर माँ जो है वो वायरस से आपका संक्रमित होती है तो वो दूसरे मीडियम जैसे कि जो बच्चा होता है वो दूध अगर अपनी माँ का पीता है तो वो भी क्या हो जाएगा, उसको भी वायरस आपका लग जाता है। अगला पॉइंट है कि HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो अगर हम उसमें सेक्सुअली अटैच होते हैं तब भी आपका लग जाता है। नेक्स्ट आता है किशोर द्वारा गर्भधारण।
अब जो आपका नेक्स्ट आता है, यह है आपका अगला पॉइंट कि एडोलसेंट जो प्रेगनेंसी आपके होते हैं, तो किशोर के द्वारा जब गर्भधारण आपका होता है, तो पहला पॉइंट है कि आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष आपके हैं। तो लड़कों की जो एज है वो 21 आपके और लड़कियों की 18 वर्ष आपकी दी गई है। इसका कारण है कि टीन आयु जो किशोर होते हैं लड़कियां मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। तो टीन आयु जो टीनेज आपकी होती है, जो किशोर अवस्था आपकी चलती है 11 से 18, उस यानी इस एज से अगर 18 से पहले जो शादी होती है उसमें जो मेंस्ट्रुअल आपका साइकिल होता है, तो उसके टाइम पर क्या होता है, जो माँ होती है वो यानी जो लड़की है वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती है। नेक्स्ट आता है यानी उसकी बॉडी उस तरह आपकी नहीं होती। अगला पॉइंट है कि बाल विवाह जो है वो कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। जो बाल विवाह आपके होते थे यानी कम उम्र में जब विवाह किए जाते थे, तो उस टाइम पर जो माँ बनती थी यानी जो लड़की बच्चे को जन्म देती थी, तो उस टाइम पर दोनों ही क्या हो जाते, दोनों को ही जो बीमारी होती वो लग जाती थी, यानी समस्याएं प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाती थी। अगला पॉइंट है कि इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अन्यथा वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती है। चलिए, ये आपका चैप्टर था जिसमें हमने किशोर अवस्था की ओर यानी एडोलसेंस के बारे में हमने पूरा डिस्कस यहाँ पर किया है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।